डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बताते हैं खेती किसानी से जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई हैं वो कैसे इन जानकारियों का इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में बेहतरी कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमेशा की तरह कृषि दर्शन में हम 3 सेगमेंट लेकर आते हैं। जैसे कि हमारे पहला सेगमेंट होता है विज्ञान किसान, फिर हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया की। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं आज हमें क्या जानकारी मिल रही है मंत्रालय से। फसल अवशेष प्रबंधन योजना एक ऐसी सरकारी पहल है जिससे हमारे किसान भाइयों को फसलों के अवशेष प्रबंधन करने की सही जानकारी मिल सकती है। सरकार की पहल और किसान भाइयों की जागरूकता से फसल के अवशेष प्रबंधन करने में हम सफल हो सकते हैं। किसान भाई पराली का प्रबंधन सही तरीके से कई बार जागरूकता के कारण नहीं कर पाते। किसान भाई इस योजना का लाभ लें और सभी फसलों के अवशेष का प्रबंधन कर कैसे आप उसके सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से सहायक आयुक्त CV चिमोटा जी। आप सभी को मालूम है कि पराली जलाने से जो पर्यावरण का लॉस हो रहा है, पर्यावरण के जो दुष्परिणाम है वो सभी के हालत पर दिख ही रहे हैं। पर्यावरण से बहुत हानि हो रही है। दूसरा जो मृदा है, मिट्टी है, उसके जो अच्छे जीवाणु हैं उनका भी ह्रास हो रहा है। उसकी वजह से भारत सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन की एक स्कीम लाई है, उसको कहा जाता है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। यह स्कीम 2018-19 से लागू करी है और इस स्कीम के तहत काफ़ी सारी मशीनें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, NCT, दिल्ली, इन 4 राज्यों को दी गई। उसके बाद इस साल से मध्य प्रदेश भी इस योजना में जोड़ा गया है। यह स्कीम किसानों को, इंडिविजुअल्स किसानों को भी दी जाती है। उसके लिए 50% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरा, मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी दी जाती है। कस्टम हायरिंग सेंटर की परियोजना 30 लाख तक की एक परियोजना हो सकती है, जिसमें 30 लाख का 80% मतलब 24 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और कस्टम हायरिंग सेंटर्स में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो मशीनरी लग सकती है उनको रख सकते हैं, उनको रेंटल्स पे, किराए पे दे सकते हैं, ताकि मध्यम और छोटे किसान हैं उनको लाभ मिल सके। इन सिटू मैनेजमेंट में पराली को वहीं के वहीं ज़मीन में ही गाड़ देते हैं, उसके लिए मशीनें हैं। और दूसरा है कि उस पराली को और उपयोग में लाने के लिए उनके बंडल्स बना के इंडस्ट्रीज़ को दिए जा सकते हैं, ताकि उनसे CBG प्लांट्स में वो उपयोग में ला सकते हैं। यह मशीनें उपयोग करने से मृदा की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाएगी और आपके फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में एक ऐसी ही तकनीक की आज हम बात करेंगे जिसने विज्ञान को किसानी के क्षेत्र में जोड़कर एक नया आयाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे खेती किसानी में ड्रोन की प्रयोग के बारे में। आज ड्रोन तकनीक हर क्षेत्र में उपयोग की जा रही है। ड्रोन तकनीक से
किसी भी काम को कम समय में सटीकता से किया जा सकता है। वहीं अगर खेती किसानी की बात करें तो कैसे ड्रोन की तकनीक से खेती किसानी में बदलाव आ रहा है, कैसे ड्रोन की तकनीक से आप खेती किसानी में सटीकता से हर एक चीज़ को कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे विज्ञान किसान के इस सेगमेंट में और जानते हैं कि ड्रोन तकनीक से खेती किसानी में क्या परिवर्तन आ सकता है। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी, और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपने 2 और महत्वपूर्ण सेगमेंट का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर
अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल के बारे में। हाल ही में हुई भारी बारिश से उत्तर भारत के कई इलाकों में गन्ने की फसल जलभराव से प्रभावित हुई है। खेतों में पानी रुकने से गन्ने की जड़ों तक हवा और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में सबसे पहला काम खेत से पानी को तुरंत बाहर निकालना है। पानी उतरने के बाद नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर की उचित मात्रा डालें ताकि पौधे को फिर से ताकत मिल सके। साथ ही यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों का पत्तों पर छिड़काव करें, यह पौधे को तुरंत ऊर्जा देगा। फसल को फफूंद और खासकर लाल सड़न रोग से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा या उचित फफूंदनाशक का प्रयोग करें। इसके अलावा टॉप बोरर जैसे कीटों पर भी लगातार नजर रखें और समय रहते नियंत्रण करें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुश्किल घड़ी में नियमित निगरानी और सही पोषण ही गन्ने की फसल को नुकसान से बचा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। दोस्तों, आप देखते हैं कि आज देश के तमाम क्षेत्रों में स्टार्टअप के तौर पर कई कंपनियां उभर रही हैं। वहीं अगर हम खेती किसानी की बात करें तो इसमें भी स्टार्टअप्स की कई संभावनाएं हैं। आज हमारे देश के कई युवा ऐसे हैं जो अन्य जगत की नौकरियां छोड़कर खेती किसानी से जुड़ रहे हैं और नए स्टार्टअप कर न केवल अपने लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी रोजगार का एक जरिया बन रहे हैं। कैसे कृषि स्टार्टअप आज हमारे देश की खेती किसानी में क्रांति ला रहा है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता
अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छाँव में सुखाते हैं। छाँव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपने एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट का, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं गुलाब के पौधों के बारे में। गुलाब के पौधों की देखभाल सही तरीके से की जाए तो वे खूब खिलते हैं और गार्डन को सुंदर बना देते हैं। इसके लिए सबसे पहले पौधों से निकलने वाली सकल शाखाओं को समय पर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पौधे का पोषण छीन लेती हैं। खिले हुए फूलों को काट देना यानी डेड हेडिंग करना जरूरी है, ताकि पौधे की ऊर्जा बीज बनाने में न लगे और नए फूल लगातार आते रहें। पौधों को फंगस से बचाने के लिए हल्दी या फंगिसाइड का इस्तेमाल करें और आसपास के खरपतवार हटाते रहें, ताकि पौधों को पूरा पोषण मिले।
सही मिट्टी का चुनाव भी जरूरी है, क्योंकि लाल मिट्टी में गुलाब जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए मिट्टी बदलना बेहतर है। हर 20 दिन में खाद डालें, गर्मियों में रोज पानी दें और सर्दियों में नमी चेक करें। गुलाब की कटिंग लगाते समय सही एंगल और रूटिंग हार्मोन का उपयोग करें, जबकि प्रूनिंग नवंबर-दिसंबर में करना सबसे अच्छा रहता है, जिससे जनवरी से अप्रैल तक ढेरों फूल खिलते हैं। इन आसान तरीकों से गुलाब के पौधे स्वस्थ, मजबूत और फूलों से भरपूर हो जाएंगे। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। दोस्तों, हमारे देश के किसान दिन रात एक कर कड़ी मेहनत से हमारे देश की भविष्य की फसलें उगाते हैं, लेकिन जब इन फसलों को मंडियों में ले जाने की बात होती है या फिर इन फसलों के उचित मूल्य मिलने की बात होती है, तो किसान भाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और कई बार शिकायत करते हैं कि हमें मंडियों में सही दाम नहीं मिल पाया, इस समय मंडियों में भाव कम है। इस तरह की तमाम बातें सुनने को मिलती हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए किसान भाई एक ही बहुत उपयोगी इनाम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनाम पोर्टल एक ऐसे समाधान है जिसके जरिए किसान भाई घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जान सकते हैं। किसान भाई ये भी जान सकते हैं कि किस कृषि जिन्स पर आयात निर्यात का क्या असर हो रहा है, आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है और साथ ही साथ बाजार के ट्रेंड किस तरीके से कर रहे हैं और कृषि जिन्सों पर उनका क्या असर रहने वाला है। ये जानकारियां किसान भाइयों के पास होगी, तभी वो सही समय पर सटीक तरीके से मंडियों तक पहुंच पाएंगे और जो मूल्य होगा अपनी फसलों का वो सही समय पर ले पाएंगे। तो ये इनाम ऐप कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हम उम्मीद करेंगे ये सारी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी होंगी और इन जानकारियों का फायदा लेकर किसान भाई परिवर्तन करेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। इसके साथ ही आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी हम तक पहुंचानी है या कोई सुझाव आप हम तक देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
कमरा नंबर 59 है, CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@ddk@gmail.com। इसके अलावा इस कार्यक्रम की कोई जानकारी आपसे छूट गई है, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम बातों को देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी कृषि दर्शन में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।